हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एसिड्स एंड बेस के बारे में आपके पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सम कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। चलो, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको ऑलरेडी पता है। देखो, एसिड तो एसिड आर सॉर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ये आपको पता है। ठीक है, सेकंड देखो, याद रखना है आपको, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ठीक है, अब लिटमस पेपर क्या है तो वो भी समझना है आपको। वो एक टाइप का इंडिकेटर है जिसकी हेल्प से हमें पता चल सके कि जो अब गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, कैसे काम करता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए तो सॉल्यूशन है वो एसिड है, और रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो बेस है। आगे देखते हैं, एसिड्स हैव अ पीएच वैल्यू लेस देन 7। ओके, एसिड के पास पीएच वैल्यू जो आएगी वो लेस देन 7 मिलेगी, और यहाँ पे पीएच वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7। अब पीएच क्या है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीएच के बारे में हम फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे 2-3 लेक्चर्स के बाद। ठीक है, ये चैप्टर में आगे आने वाला है। अभी तो ये कॉमन डिफरेंस अगर एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन तो उसके अंदर ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एसिड की पीएच है वो लेस देन 7 होगी, और बेस की जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होगी, उतना याद रखना है। अगर न्यूट्रल है तो एग्जैक्ट 7 आएगी। ठीक है, दे गिव्स हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O प्लस और OH माइनस। दे गिव्स हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O प्लस और H प्लस, हाँ मैंने गलती से OH माइनस बोल दिया था। तो व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब आप एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो तब H3O प्लस या तो H प्लस आयन रिलीज होता है। एक्चुअल में H प्लस आयन ही रिलीज होता है, बट H प्लस स्टेबल नहीं है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा और बन जाएगा H3O प्लस। मतलब क्या होता है, H2O तो है ही, उसके साथ एक H प्लस आयन है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि H प्लस है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, डिटेल में हम बात करेंगे, बट अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि जब एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तब हाइड्रोनियम आयन रिलीज होता है, और जब बेस को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तब हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस। ठीक है, ये डिफरेंस है। और इसमें एक दो बातें आपको शायद कंफ्यूजिंग लगे, शायद पता ना चले, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में कोई कोई वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो समझ के बाहर होते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना आप वीडियो में देख के नोट्स बना के रखो। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए वैसे वैसे आप अपने नोट्स तैयार रखो। ठीक है, अब बात करते हैं सम कॉमन एसिड्स। ये चैप्टर में जितने एसिड्स यूज़ होने वाले हैं उसका मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ है, ताकि आप आगे जाके कोई टॉपिक पढ़ो और कोई सॉल्यूशन आपके सामने आए तो आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये एसिड है या बेस। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ है, उतने याद रख लो। और भी बहुत सारे हैं, बट जितने
सॉल्यूशन की हमें ज़रूरत है उतने का लिस्ट मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, बेसिस के लिए भी और एसिड्स के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे उसको हम यहाँ पे कुछ अलग मार्क करके रख देंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पे स्टार कर दिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी ज़्यादा यूज़ होगा। H3BO3 बोरिक एसिड थोड़ा कम यूज़ होता है। C6H8O7 साइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड याद रखना है आपको। और एक ये कंपलसरी याद रख लेना HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितने स्टार किए हुए वो कंपलसरी आपको याद रखने हैं। ये जो दो है रेयर केस में यूज़ होंगे ये चैप्टर में, तो अभी याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, फिर एक यहाँ पे H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, और एक लास्ट CH3COOH वो है एसिटिक एसिड। आप ऐसे भी लिख सकते हो C2 ओके H4O2, बट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वो बॉन्ड्स के जो बॉन्ड्स का नेचर है उसको ध्यान में रखे हुए बनाया हुआ है। मतलब कुछ ऐसा होता है, कार्बन है वो आपको पता है कि उसकी वैलेंसी 4 है, आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। और फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। फिर वापस यहाँ पे और ये H, हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड की ज़रूरत है। तो पूरा कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है, इसीलिए लिखते हैं CH3COOH। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जब हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर पढ़ोगे तब ये डिटेल में आप समझने वाले हो कि ऐसे ही क्यों बॉन्ड बनते हैं। ठीक है ना, तो अभी तो सिर्फ इतना याद रख लो, CH3COOH है तो उसको हम बोलेंगे एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हो गया सम कॉमन एसिड्स। क्लियर, जितने स्टार्स किए हुए उतने अच्छे से याद रखने हैं। अब बात करते हैं सम कॉमन बेसिस। ठीक है, सबसे पहले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो आप बोल सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर, एक बेकिंग सोडा है, एक वॉशिंग सोडा है। ठीक है, रिपीट करते हैं। NaOH तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको याद रखना है OH की वैलेंसी -1 है, Na की वैलेंसी +1 है, तो NaOH डायरेक्ट जुड़ गया। सेम वे OH की वैलेंसी -1 और कैल्शियम की वैलेंसी जो है वो +2 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे CaOH यहाँ पे -1 यहाँ पे +2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Ca 1 टाइम आएगा और OH 2 टाइम, इसीलिए लिखते हैं CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NH4 एमोनियम ग्रुप, तो OH की वैलेंसी -1 और NH4 एमोनियम ग्रुप की वैलेंसी +1, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे इसीलिए बन गया NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Al 1 टाइम आएगा और OH है वो 3 टाइम्स, इसलिए AlOH थ्राइस एमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
क्लियर। तो इतने एसिड्स हैं आपको याद रखना है और इतने बेसिस हैं जिनको आप याद रखोगे, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो सॉल्यूशंस है वो एसिड्स है, ये सॉल्यूशन बेस है। तो यहाँ पे देखो, एन एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच गिव्स फ्री हाइड्रोनियम आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। समझो अभी एक्चुअल क्या होता है। सपोज मैं एक एसिड ले लूँ HCl। अब ये गैसियस फॉर्म में रखते हैं, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। अब उसको मैंने पानी के अंदर डिज़ोल्व किया H2O। अब H2O तो पता है आपको लिक्विड है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होती है कि H2O जो मीडियम है वो ये हाइड्रोजन का प्लस आयन और क्लोरीन का जो माइनस आयन है उसके बीच में एक एट्रैक्टिव फोर्स था, उसको वीक बनाएगा। मतलब H प्लस एंड Cl माइनस के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था वो धीरे धीरे टूट जाएगा और H प्लस Cl माइनस सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या होगा कि H प्लस बना, Cl माइनस बना और साथ में H2O तो था ही। बट ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है। इंटरमीडिएट रिजल्ट मतलब कि एक समझ सकते हो वेरी स्मॉल टाइम के लिए, मतलब नैनो सेकेंड जितना टाइम ले सकते हो आप, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये जो H प्लस है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। अब H प्लस स्टेबल क्यों नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है। अब हाइड्रोजन का कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि एक न्यूक्लियस जिसके अंदर एक प्रोटॉन है और आसपास इलेक्ट्रॉन है, वो मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसके आसपास। अब पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। अब सोचो एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसको भी हमने निकाल दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसको भी निकाल दिया, तो बचेगा क्या, सिर्फ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है। अब एक अकेला प्रोटॉन कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता क्योंकि वो एटम है ही नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि H प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं करता, कभी भी नहीं बनेगा। अगर बनता है तो भी वो हाईली अनस्टेबल होगा, और हाईली अनस्टेबल है तो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा, ठीक है। किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा। तो ये जो H प्लस आयन है वो H2O के साथ बॉन्ड बनाएगा, वीक बॉन्ड होगा बट बॉन्ड तो है। तो ये उस हिसाब से बन जाता है H3O, और H प्लस है वो न्यूट्रल के अंदर आया, H2O तो न्यूट्रल था ना, और उसके साथ कोई पॉजिटिव आयन जुड़ गया, इसीलिए H3O जो आपको दिख रहा है वो पूरा बन जाएगा पॉजिटिव। और ये जो आयन है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। या तो आप H3O प्लस बोल दो चलेगा क्योंकि अंदर वाटर प्रेजेंट है, और अगर आपको सिर्फ H प्लस बोलना है तो ये इनसफिशियंट इन्फॉर्मेशन है। क्यों, क्योंकि H प्लस अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो किसके साथ होगा सॉल्यूशन में, वाटर के साथ। तो आपको वाटर दिखाना है तो इन ब्रैकेट लिख दो एक्वस, ठीक है। मतलब हाइड्रोनियम आयन को रिप्रेजेंट करना है तो दो तरीके, या तो आप H3O प्लस लिख दो, अगर आपको सिर्फ H प्लस लिखना है तो इन ब्रैकेट एक्वस लिख दो। एक्वस लिखा है इससे पता चलेगा कि यहाँ पे H प्लस आयन के साथ H3O प्रेजेंट है, ठीक है।
तो लास्ट में क्या बनेगा, तो लास्ट में ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और जो लास्ट रिजल्ट है वो आपको कुछ इस तरह मिलेगा। समझो, लास्ट रिजल्ट है वो आपको इस तरह मिलेगा H3O+ और वो एक्वस फॉर्म में है और प्लस Cl- वो भी अभी पानी के अंदर है, मतलब एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे आपको पता है वाटर, ये H3O+ मतलब आप क्या लिखोगे, हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्लोराइड आयन। ठीक है, समझ में आया। तो एसिड की डेफिनेशन क्या बनेगी, एन एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच गिव्स फ्री हाइड्रोनियम आयंस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर। इसलिए यहाँ पे लिखा है H3O+ बनेगा या तो H+ एक्वस रहेगा। क्लियर। अब ऐसा हर एक टाइप के एसिड के साथ होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ HCl के साथ। अगर मैं यहाँ पे H2SO4 लिख दूँ और H2O के साथ रिएक्शन कराओ तो ये क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है, और जब उसको पानी के अंदर हम डालते हैं तब H3O+ आयन जनरेट होंगे और SO4-2। इंटरमीडिएट प्रोसेस क्या है, इंटरमीडिएट प्रोसेस में इसके दो हिस्से होंगे, एक होगा 2H+ और एक होगा SO4-2। अब जो 2H+ है वो हाईली अनस्टेबल है, तो ये 2H+ किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। अब कितने वाटर यहाँ पे ज़रूरी है, 2, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 बार H+ आयन जनरेट हुआ था। SO4 है वो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स H3O+, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी H2O के। क्लियर। अब दोनों तरफ बैलेंसिंग देख लो, टोटल हाइड्रोजन एटम्स है दोनों तरफ 6, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन है 4 + 2 6। देखो दोनों तरफ। ठीक है, तो हर एक एसिड है वो वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन देगा। क्लियर, इसी से पता चलेगा कि एसिड है वो, मतलब उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस है वो एसिड है, कैसे पता चलेगा, कि अगर वो वाटर के अंदर H3O+ आयन देता है तो। यहाँ पे मैंने एक्वस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, एक्वस फॉर्म ये नहीं लिखा था, और आपको यहाँ पे नाम भी लिख देना है, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सल्फेट आयन। क्लियर। बस एक एग्जाम्पल इनफ है, ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग का लेक्चर है आपका। ठीक है, चलो एसिड तो पता चल गया। अब देखते हैं बेस क्या है। अ बेस इज अ कंपाउंड विच गिव्स फ्री हाइड्रोक्साइड आयंस, मतलब OH- व्हेन डिजोल्व इन वाटर। सपोज मैं ले लूँ NaOH, तो NaOH को हम पानी के अंदर डिजोल्व करें, मतलब यहाँ पे आएगा H2O। NaOH था वो सॉलिड फॉर्म में था, ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये बन गया एक्वस फॉर्म, तो उसमें बना Na+ और OH-, ये एक्वस फॉर्म, और Na+ भी एक्वस फॉर्म, मतलब पानी के अंदर सोडियम के आयन्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे Na में से Na+ और OH- सेपरेट हुए। अब OH- जो सेपरेट हुए हैं वो स्टेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि H+ आयन की जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये H+ आयन तो पॉसिबल ही नहीं था, इसीलिए H2O के साथ कंबाइन हुआ, इसलिए बना हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे OH- आपको सीधा आपको एक्वस फॉर्म में मिलेंगे। मतलब जो भी सब्सटेंस पानी के अंदर OH- आयन रिलीज करेगा वो बेसिक इन नेचर होगा। क्लियर।
सेम वैसा आप NH4OH के लिए भी लिख सकते हो, प्लस H2O आपको मिलेगा NH4 प्लस आयन और OH माइनस आयन। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H2O था, वो किधर गया? तो ये भी समझना है कि Na में से बना Na प्लस आयन, सेम वे OH में से बना OH माइनस आयन, और जो वाटर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे एक्वस फॉर्म लिखा हुआ है, पहले तो NaOH सॉलिड फॉर्म था ना, एक्वस फॉर्म लिखा हुआ है मतलब वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन को हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आयंस है वो सेपरेट हो रहे हैं। सेम वे यहाँ पे भी आयंस है वो सेपरेट हो रहे थे। क्लियर? तो ये हो गया बेस। किसी भी सॉल्यूशन में अगर OH माइनस आयन रिलीज हो रहे हैं तो समझ जाना है कि वो बेस है। इसीलिए जब आप एग्जांपल्स देखोगे, समझो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक सॉल्यूशन में ऐसा होगा, बट जब आप एग्जांपल देखोगे सपोज एसिड का, तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन नज़र आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, हाँ सभी में नहीं। और सेम वे जब आप कॉमन बेसिस का एग्जांपल देखोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको OH नज़र आएगा। ठीक है, तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा, मतलब 80% सब्सटेंस में आप सिर्फ फॉर्मूला देख के ही बता दोगे कि ये एसिड है या बेस। ठीक है, और एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स भी हमारे पास है। दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, एक नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब हमने बनाया हुआ है, नेचुरली अकरिंग मतलब जो नेचुरली मिलता है। जैसे है टर्मेरिक होता है, पर्पल कैबेज आती है, लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर भी नेचुरल है क्योंकि हम वो बनाते हैं, जो लिटमस पेपर है वो हम बनाते हैं लाइकेन की हेल्प से। आप पढ़ चुके हो बायोलॉजी में, 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हो आप। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एसिड बेस इंडिकेटर्स, उसमें फर्स्ट है नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर और सेकंड टाइप है वो सिंथेटिक इंडिकेटर। अब नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर में देखो, तो एक हम लेते हैं टर्मेरिक, एक लेते हैं पर्पल कैबेज, और एक हम लेते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, अब वो नेचुरली कौन से कलर के होते हैं ये भी समझो। नेचुरली ये होता है येलो, ये पर्पल, क्योंकि पर्पल कैबेज लिया है तो पर्पल ही होगा। और ये जो लिटमस पेपर होता है वो पर्पल या तो ब्लू होता है। ठीक है, अब जब आप एसिड के अंदर डालोगे तब ये येलो है वो येलो ही रहेगा, ये पर्पल है वो बन जाएगा रेड, और ये भी बन जाएगा रेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था कुछ एसिड के लिए, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो यहाँ पे देखो ब्लू लिटमस पेपर है वो क्या बन गया, रेड। ठीक है, तो ये एसिड की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं एसिड। अगर बेस हुआ तो क्या होगा, तो ये जो टर्मेरिक है वो रेड बन जाएगा, ये पर्पल कैबेज है वो ग्रीन बनेगा, और ये जो लिटमस पेपर है वो ब्लू बनेगा। वो हमने देखा था, रेड लिटमस पेपर है तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बेस के लिए। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स,
सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे पास है एक तो मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनोल्फथेलिन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है और एक है फिनोल्फथेलिन। अब फिनोल्फथेलिन होता है वो नेचुरली मिलता है कलरलेस, और ये जो होता है नेचुरली येलो होता है। जब एसिड की बात करो और बेस की बात करो तब कलर चेंज होता है। तो ये जो कलरलेस है वो यहाँ पे कलरलेस ही रहेगा। फिनोल्फथेलिन है वो कलरलेस है और एसिड में कलरलेस ही रहेगा, बट जब हम बेस में ऐड करेंगे तब बनेगा पिंक। मिथाइल ऑरेंज है वो येलो है, तो वो एसिड में जब डालोगे तब रेड बन जाएगा, और जब बेस में डालोगे तब येलो ही रहेगा। ठीक है, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं सपोज स्कूल लेबोरेटरीज में, तो वो है लिटमस पेपर। सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, और लिटमस पेपर है वो सॉल्यूशन में ही वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि जब पानी के अंदर सॉल्यूशन करोगे तभी तो H3O+ आयन जनरेट होगा और तभी तो एसिडिक प्रॉपर्टी हमें मिलेगी। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और उसके पास आप लिटमस पेपर लेके जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए पानी का होना ज़रूरी है। इसीलिए आप किसी भी एसिड है उसका आप पहले सॉल्यूशन बनाओगे और सॉल्यूशन फिर आप टेस्ट करोगे एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ आपको याद रखनी है। टर्मेरिक कैसे काम करता है, तो एसिड में है वो कलर चेंज नहीं करता, बेस है उसमें कलर चेंज होता है, येलो में से बनता है रेड। तो मतलब आप बोल सकते हो टर्मेरिक इज़ एन इंडिकेटर फॉर बेस, क्योंकि बेस में कलर चेंज करता है। पर्पल कैबेज है, ठीक है, वो एसिड में रेड बनता है और बेस में ग्रीन बनता है। तो आप लिख सकते हो पर्पल केबेज इज इन एन इंडिकेटर फॉर एसिड एज वेल एज फॉर बेसिस। ठीक है, पर्पल कैबेज है उसका जूस ले लो और उसके अंदर आप कोई एसिड डालोगे तो पर्पल कैबेज का जो जूस है उसका कलर पर्पल होगा, एसिड है डाला है तो रेड में कन्वर्ट होगा, और अगर आप बेस डालते हो तो ग्रीन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लिटमस पेपर है वो भी एसिड्स और बेस दोनों के लिए वर्क करेगा, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर है तो रेड बनेगा एसिड में, और बेस में अगर रेड लिटमस पेपर लिया है तो ब्लू बनेगा। क्लियर? ओके। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में देखो फिनोल्फथेलिन कलरलेस था, एसिड में कलरलेस ही रहा, और बेस में बना पिंक, मतलब फिनोल्फथेलिन है वो बेस को टेस्ट करने के लिए काम आएगा। तो आप लिख सकते हो फिनोल्फथेलिन इज एन इंडिकेटर फॉर बेसिस। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है तो येलो है कलर, तो यहाँ पे एसिड के लिए टर्न होता है वो कलर चेंज होगा रेड में, और बेस के लिए कोई कलर चेंज नहीं मिल रहा है, येलो था और येलो ही रहता है। इसलिए आप बोल सकते हो मिथाइल ऑरेंज है वो इंडिकेटर है, बट किसके लिए? एसिड्स के लिए। क्लियर? ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, उसके बाद सम कॉमन एसिड्स उसके एग्जांपल्स याद रखो, फिर बेस के एग्जांपल्स याद रखो, फिर एसिड क्या है तो वो सॉल्यूशन के अंदर जो H3O+ आयन जनरेट करते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं, और फिर बेस क्या है तो जो सॉल्यूशन है वो पानी के अंदर सपोज कोई भी सब्सटेंस है पानी के अंदर अगर OH- रिलीज करता है तो हम मान सकते हैं कि वो बेस है। क्लियर? इंडिकेटर्स क्या हैं तो
इंडिकेटर की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन एडेड टू एन एसिड और अ बेस इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर और सिंपली एन इंडिकेटर। ओके, दो टाइप के इंडिकेटर, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरली अकरिंग में टर्मेरिक ले सकते हो, पर्पल केबिज है, लिटमस है और बहुत सारे हैं। ठीक है, और सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। चलो इतना याद रखना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।